हेलो दोस्तों। तो आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एमजीएस यूनिवर्सिटी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स, स्टैटिक फिजिक्स एंड थर्मल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक फिजिक्स के कंप्लीट नोट्स की सहायता से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टैटिक फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड आपके मैथमेटिक फिजिक्स हैं, तो इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूनिट नंबर 3 और 4 के सॉल्यूशन हम इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो यूनिट नंबर 3 से इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेज स्पेस किसे कहते हैं। तो ये आपसे 100 टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। और 100 टाइप क्वेश्चन में आपसे माइक्रोस्टेट पूछे जाते हैं। इनके नोट्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। एक उष्मागतिक प्रायिकता है, ये भी 100 टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और एक समानपूर्वक प्रायिकता का सिद्धांत है। ये सारे टॉपिक 100 टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप इसे आसानी से नोट्स की सहायता से आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो यहाँ से आप अपना टॉपिक को कवर कर सकते हो। और आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जो कि प्लैंक रेडिएशन लॉ है, जो कि हर बार यूनिवर्सिटी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस नोट्स की सहायता से हम देख लेते हैं। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्लैंक रेडिएशन लॉ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार भी आपसे 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रेडी करना है। तो चलो इस क्वेश्चन के नोट्स को हम देख लेते हैं। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ किसे कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्लैंक ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे प्लैंक रेडिएशन लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार कि ब्लैक बॉडी की ऊर्जा सतत या लगातार परिवर्तित नहीं होती है। विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा को हम E=h म्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ म्यू को हम hc/λ के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम hc म्यू बार के रूप में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्लैंक रेडिएशन लॉ के अनुसार विकिरण ऊर्जा आवर्ती के अनुक्रमानुपाती तथा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि विकिरण की ऊर्जा आवर्ती के तो समानुपाती है और तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है कि विकिरण ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन 1h म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू के रूप में होता है। हम 1/2 या 3/2 इस प्रकार से विकिरण की ऊर्जा को क्वांटाइज नहीं कर सकते। यह ऊर्जा के पूर्ण गुणज के रूप में इसको हम क्वांटाइज करते हैं। इसी आधार पर प्लैंक ने विकिरण ऊर्जा तथा आवर्ती के बीच एक संबंध स्थापित किया, जो कि निम्न प्रकार से है। h म्यू डी म्यू एट पाई h म्यू क्यू सी क्यू डी म्यू अपॉन ई h म्यू के टी -1। इसी डेरिवेशन को हमें प्लैंक रेडिएशन लॉ के अनुसार सिद्ध करना है। यही एग्जाम में बार बार सिद्ध करने के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए इस डेरिवेशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ई म्यू डी म्यू ऊर्जा घनत्व है। चलो हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। बात करें कि प्लैंक रेडिएशन लॉ के अनुसार ब्लैक बॉडी के ऑसिलेटर से बनी होती है, जिसकी संख्या क्रमशः n0, n1, n2, n3, n है, तब ऑसिलेटर की कुल संख्या को हम n0 प्लस n1 प्लस n2 n3 प्लस डॉट 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 n के रूप में लिख सकते हैं। ये ऑसिलेटर की कुल संख्या है। और हम जानते हैं कि वोल्टेज मान वितरण नियम से n=n0 h माइनस h म्यू के टी के रूप में लिख सकते हैं। ऑसिलेटर की कुल संख्या और वोल्टेज मान वितरण नियम से हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n=n0 प्लस n0 e⁻−h म्यू के टी प्लस n0। इसी प्रकार से e−2h म्यू के टी और n0 e−3h म्यू डॉट डॉट के प्रकार से हम nh म्यू के टी के रूप में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ से हम n0 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है, जहाँ 1
प्लस ई माइनस एच म्यू के टी माइनस 2 एच म्यू के टी और माइनस 3 एच म्यू के टी प्लस डॉट डॉट माइनस एन एच म्यू के टी के रूप में इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम एच म्यू के टी को हम अल्फ़ा मान लेंगे, तो जहाँ जहाँ एच म्यू के टी है वहाँ पर हम अल्फ़ा का मान रख देंगे। तो n इज इक्वल टू एन नॉट 1 प्लस ई माइनस अल्फ़ा प्लस ई माइनस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, इसी प्रकार डॉट डॉट माइनस एन अल्फ़ा हो जाएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट है कि n बराबर एन नॉट ई माइनस अल्फ़ा माइनस 1। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट 1 माइनस ई माइनस एच म्यू के टी। फिर हम सभी ऑसिलेटर की कुल ऊर्जा की बात करें तो E इज इक्वल टू एन नॉट 0 प्लस n1 एच म्यू प्लस n2 2 एच म्यू प्लस डॉट 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 एन नॉट इंटू एन एच म्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से हम एन नॉट एच म्यू ई की पावर माइनस एच म्यू के टी को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है, जहाँ 1 प्लस 2 ई माइनस एच म्यू के टी प्लस डॉट 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 एन ई माइनस एन माइनस 1 एच म्यू के टी के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होगा कि एन नॉट एच म्यू ई माइनस ई की पावर माइनस एच म्यू के टी अपॉन ई 1 माइनस ई माइनस एच म्यू के टी का स्क्वायर। फिर हम जानते हैं कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट डॉट को हम 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। फिर एवरेज एनर्जी ऑफ पर यूनिट ऑसिलेटर की बात करें तो हमारे पास ई की बार इज इक्वल टू ई अपॉन एन के रूप में हम लिखते हैं। तो ई और एन का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास एवरेज एनर्जी पर यूनिट ऑसिलेटर की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से हम ई और एन की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके एवरेज एनर्जी पर यूनिट ऑसिलेटर की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम ई माइनस एच म्यू के टी को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 1 अपॉन ई माइनस एच म्यू के टी माइनस 1 इक्वेशन में बचता है। ई माइनस एच म्यू के टी और ई माइनस एच म्यू के टी यहाँ से कट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एवरेज एनर्जी पर यूनिट ऑसिलेटर की संख्या एच म्यू एच ई अपॉन एच म्यू के टी माइनस 1 प्राप्त होता है। फिर आवर्ती प्रास म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू में पर यूनिट वॉल्यूम में ऑसिलेटर की कुल संख्या हमारे पास एच एन म्यू इज इक्वल टू 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी म्यू होता है। यहाँ से म्यू प्लस डी म्यू पर यूनिट वॉल्यूम में हम एवरेज एनर्जी ई म्यू डी म्यू बराबर एन म्यू ई बार इक्वेशन प्राप्त होता है। यहाँ से हम ई बार एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर की कुल संख्या यहाँ पर इस इक्वेशन में ऐड करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी म्यू ई एच म्यू के टी माइनस 1 इक्वेशन प्राप्त होगा। यही इक्वेशन हमारे लिए प्लैंक रेडिएशन लॉ को शो करता है। ये इक्वेशन आवर्ती फॉर्म में है, इसी को हम तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ ई म्यू डी म्यू को ऊर्जा घनत्व कहते हैं और यह प्लैंक रेडिएशन लॉ का सूत्र है। इसको हम लैम्बडा के फॉर्म में इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा होता है। यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है, डी म्यू अपॉन डी लैम्बडा बराबर सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा। यहाँ जहाँ हमारे पास म्यू की वैल्यू हो वहाँ पर हम इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन को सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य के रूप में इसकी वैल्यू आ जाएगा। तो यही प्लैंक रेडिएशन लॉ के लिए तरंग दैर्ध्य के रूप में इक्वेशन है। जहाँ इक्वेशन नंबर 3 और 4 फ्रिक्वेंसी के टर्म में तथा वेवलेंथ के टर्म में प्लैंक रेडिएशन लॉ का फॉर्मूला है। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लैंक रेडिएशन लॉ के लिए लघु तरंग दैर्ध्य और दीर्घ तरंग दैर्ध्य सिद्ध करना है तो हम ई एच सी अपॉन लैम्बडा के टी की वैल्यू हम 1 से प्लस रखते हैं, तो 1 से ज़्यादा रखते हैं तो ई लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5 ई माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा के टी डी लैम्बडा
प्राप्त होता है, यही विन्स लॉ है। नेक्स्ट है कि तरंग दैर्ध्य की बात करें तो हम ई एच सी अपॉन लैम्बडा के टी की वैल्यू 1 + एच सी लैम्बडा के टी करते हैं तो हमें ई लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू 8 एच सी लैम्बडा 1/1 + एच सी लैम्बडा के टी -1 डी लैम्बडा प्राप्त होता है। यहाँ से इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारे पास इस प्रकार के इक्वेशन प्राप्त होता है, ई लैम्बडा डी लैम्बडा 8 के टी अपॉन लैम्बडा फॉर डी लैम्बडा, यही रेले-जीन्स लॉ है। यहाँ से प्लैंक रेडिएशन के रूप में रेले-जीन्स लॉ और विन्स लॉ सिद्ध करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से सॉल्व करके एग्जाम में जाना है। हम रेले-जीन्स लॉ और विन्स लॉ के लिए प्लैंक रेडिएशन लॉ के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो रेले-जीन्स का लॉ तथा विन्स लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए प्लैंक रेडिएशन लॉ का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम प्लैंक रेडिएशन लॉ के रूप में हम तरंग दैर्ध्य के रूप में जानते हैं कि म्यू लैम्बडा डी लैम्बडा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5 डी लैम्बडा ई एच सी लैम्बडा के टी -1 होता है, जहां हम लोअर वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी के रूप में हम जानते हैं कि एच सी लैम्बडा के टी 1 से ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ से 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होता है। जहाँ हम 8 पाई एच सी कॉन्स्टेंट है, इसको हम ए मान लेते हैं और एच सी अपॉन के को बी मान लेते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होता है, यही विन्स लॉ है। नेक्स्ट हाई वेवलेंथ एंड शॉर्ट फ्रिक्वेंसी के लिए हम 1 से कम करते हैं, तो हमारे पास 1 + एच सी लैम्बडा की टी प्राप्त होता है। यहाँ से हम प्लैंक रेडिएशन लॉ में वैल्यू रखने के बाद पश्चात सोल्व करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है, म्यू लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्बडा की घात 4 डी लैम्बडा, यही रेले का नियम है। तो यहाँ से हमारे प्लैंक रेडिएशन लॉ के डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो इस डेरिवेशन को आपको एग्जाम में अच्छी तरह से करना है, ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इससे हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम नोट्स की सहायता से देख लेते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमान नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार किसी ब्लैक बॉडी के प्रति इकाई क्षेत्र से उत्सर्जित विकिरण की कुल ऊर्जा परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई ये ब्लैक बॉडी है, तो इसके प्रति इकाई क्षेत्र से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा माना हमने ई है, यह परम ताप टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। जहां हम स्टीफन बोल्ट्जमान नियम की सहायता से इस प्रकार से इक्वेशन हम प्राप्त करते हैं, ई समानुपाती टी की घात 4। यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की घात 4 प्राप्त होता है, जहां हम सिग्मा को स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें 5.67 × 10⁻⁸ W/m² के 4 प्राप्त होता है। यही स्टीफन बोल्ट्जमान नियम है। परंतु ये लॉ किसी बॉडी के एटम स्फीयर के साथ टोटल एनर्जी लॉस में नहीं है। इसके लिए बोल्ट्जमान ने लॉ दिया जिसे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहते हैं। टेम्परेचर T1 के की एक ब्लैक बॉडी को जहां हम T2 के टेम्परेचर के एटम स्फीयर में रखते हैं, तो बॉडी के प्रति एकांक एरिया से रेडिएशन एमिशन का रेट E1 हमें इज इक्वल टू -T1 की घात 4 तथा एब्जॉर्प्शन की रेट हमें E2 इज इक्वल टू सिग्मा T2 की घात 4 प्राप्त होता है। हमें एमिशन की रेट तो हमें E1 इज इक्वल टू सिग्मा T1 की घात 4 और एब्जॉर्प्शन की रेट हमें E2 इज इक्वल टू सिग्मा T2 की घात 4 प्राप्त होता है, जब हम इसे टेम्परेचर T1 की एक ब्लैक बॉडी और T2 टेम्परेचर के एटम स्फीयर में रखते हैं, तो हमें इस प्रकार से E1 और E2 प्राप्त होता है। अतः एक ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से रेडिएशन एनर्जी का लॉस हमें निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, जिसे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहते हैं, जहां E इज इक्वल टू सिग्मा T1 की घात 4 -T2 की घात 4, यही स्टीफन बोल्ट्जमान नियम है। इसी डेरिवेशन को हमें ऊष्मागति की सहायता से हमें ज्ञात करना है। चलो हम इस डेरिवेशन को नोट्स की सहायता से देख लेते हैं। तो ऊष्मागति से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम की व्युत्पत्ति इस प्रकार से किया जाता है। तो माना एक कार्नो चक्कर ABCD है तथा एक कक्षक नियत ताप T पर विकिरण से भरा है, जिनका ऊर्जा घनत्व म्यू दाव P। यदि कक्षक का आयतन V है, तो कक्षक में कुल विकिरण को हम E इज इक्वल टू म्यू V के रूप में लिखते हैं, जहाँ हम म्यू इज इक्वल टू U/V के रूप में लिखते हैं। तो डायग्राम की सहायता से हम इसे देख लेते हैं। तो हमने दाव P और
आयतन V के रूप में हम एक ग्राफ लेते हैं जहाँ ABCD एक कार्नो चक्कर है और यह T ताप विकिरण से भरा हुआ है और इसका ऊर्जा घनत्व म्यू और दाब हम P लेते हैं। तो यहाँ से हम म्यू इक्वल टू U अपॉन V का अवकलन करते हैं तो हमारे पास डी म्यू अपॉन डेल V T इक्वल टू म्यू प्राप्त होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। तो कार्नो चक्र में कुल कार्य हम ज्ञात करते हैं। तो W इज इक्वल टू क्षेत्रफल ABCD ए से हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू PdV होता है, जहाँ V2 माइनस V1 होता है और P इज इक्वल टू म्यू अपॉन 3 वैल्यू हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम P की वैल्यू रख देते हैं तो हमें D म्यू अपॉन 3 V2 माइनस V W कार्नो चक्र में किए गए कार्य प्राप्त होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देते हैं। लेकिन हम समतापी प्रसार में कार्य के लिए हम जानते हैं कि W1 PdV इज इक्वल टू PV2 माइनस P1 होता है, जहाँ P की वैल्यू रखने के पश्चात हमें W1 की वैल्यू हमें U अपॉन 3 V2 माइनस V1 प्राप्त होता है। और आंतरिक ऊर्जा के रूप में हम थर्मोडाइनमिक्स की सहायता से हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्राप्त होता है, जहाँ DU म्यू V2 माइनस V, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। ऊष्मागति के रूप में हम फर्स्ट लॉ से जानते हैं कि Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV होता है। तो हम DU और PdV की वैल्यू हम यहाँ पर ऊष्मागति के फर्स्ट लॉ में रख देते हैं, जहाँ हमें Q इज इक्वल टू U2 माइनस V1 प्लस P V2 माइनस V1 प्राप्त होता है। यहाँ से P की वैल्यू रखने के पश्चात हमारे पास Q की वैल्यू U म्यू इज इक्वल टू V2 माइनस V1 और U अपॉन 3 V2 माइनस V1 प्राप्त होता है। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करने के पश्चात हमारे पास 4 म्यू अपॉन 3 V2 माइनस V प्राप्त होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। और हम कार्नो चक्र की दक्षता से जानते हैं कि नीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, जिसे हम 1 माइनस T2 अपॉन T1 के रूप में हम लिखते हैं। तो नीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ T1 इज इक्वल टू T और T2 इज इक्वल टू T माइनस dt है। हम कार्नो चक्र की सहायता से डायग्राम की सहायता से इसे लिख सकते हैं। यहाँ हम नीटा बराबर W अपॉन Q है, तो हम W और Q की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है D म्यू अपॉन 3 V2 माइनस V1 और अपॉन 4 म्यू 3 V2 माइनस V1 इज इक्वल टू dt अपॉन T प्राप्त होता है। यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पश्चात हमारे पास 1 अपॉन 4 D म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू dt अपॉन T प्राप्त होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 6 नाम देते हैं। यहाँ से 4 को पक्षांतर करने के पश्चात हमारे पास डी म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू 4 dt अपॉन T प्राप्त होता है। इसका हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास log म्यू इज इक्वल टू 4 log T प्लस एक नियतांक प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि यदि log के आगे कोई कांस्टेंट हो तो इसे हम इसके घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 4 log T प्लस 4 log T को हम log की घात 4 लिखते हैं। और हम जानते हैं कि log फार्मूला के रूप में हम इस प्रकार से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो log से log कट करने के पश्चात हमारे पास म्यू इज इक्वल टू अल्फा T की घात 4 प्राप्त होता है। विस्तृत विकर्ण के लिए E इज इक्वल टू सी म्यू अपॉन 4 होता है। ये इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हम रख देते हैं। तो हमारे पास E इज इक्वल टू सी अल्फा T की घात 4 अपॉन 4 प्राप्त होता है। यहाँ से हम C अल्फा अपॉन 4 इज इक्वल टू सिग्मा एक नियतांक मान लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हमें E इज इक्वल टू सिग्मा T की घात 4 प्राप्त होता है। यही स्टीफन बोल्ट्जमान नियम है। तो हमने इस डेरिवेशन को भी नोट्स की सहायता से देख लिया है। यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से रेडी करके एग्जाम में जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सवेल के ऊष्मागति के संबंध। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी इस बार आपसे 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके आपको 4 संबंध सिद्ध करने होते हैं और चारों संबंध इस नोट्स के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों को हम इस वीडियो में व्युत्पन्न करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को हम 4 चरों में व्यक्त करते हैं, जिसमें फर्स्ट है दाब, सेकंड है आयतन, थर्ड है ताप और फोर्थ है एंट्रोपी। ये चारों संबंध ऊष्मागति के संबंधों के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो इन संबंधों को बनाने के लिए मैक्सवेल ने 4 ऊष्मागतिकी विभव या फलन काम में लिए। चारों विभव निम्न प्रकार से हैं, जहाँ फर्स्ट है आंतरिक ऊर्जा विभव फलन, जिसे हम U कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, जिसे हम F कहते हैं।
थर्ड है एंथैल्पी जिसे हम ए कहते हैं, और फोर्थ है गिब्स ऊर्जा जिसे हम जी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इन चारों संबंधों को हमें व्युत्पन्न करना है। तो चलो हम फर्स्ट संबंध को व्युत्पन्न करते हैं, जहाँ हमारा फर्स्ट है कि ऊष्मागति का प्रथम संबंध जिसे हम आंतरिक ऊर्जा विभव के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो हम जानते हैं कि ऊष्मागति के प्रथम नियम से dq इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। आपको ऊष्मागति के फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है। सेकंड लॉ है कि dq इज इक्वल टू टी डी एस। इन दोनों इक्वेशन से हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ dq है, dq को हम टी डी से रिप्लेस करते हैं तो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी हो जाता है। तो यहाँ से हम पी डी वी को पक्षांतर करते हैं तो हमें डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्राप्त होता है। फिर हम यहाँ पर दो केस लेते हैं, जहाँ केस नंबर फर्स्ट है कि जब हम s को नियत मानते हैं तो डी एस की वैल्यू 0 हो जाता है, तो हमें डी यू के रूप में हमें माइनस पी डी वी प्राप्त होता है। यहाँ से हम डी वी को पक्षांतर करते हैं तो हमें डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी प्राप्त होता है। तो जैसे कि हमने s को नियत माना है तो इसके रूप में तो हम डी यू अपॉन डी वी एस इज इक्वल टू माइनस पी वी इक्वेशन को इस प्रकार से शो करते हैं, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। नेक्स्ट केस की बात करें, जब हम v को नियत मानते हैं तो यहाँ से dv की वैल्यू 0 हो जाता है, तो यहाँ से p dv की वैल्यू 0 हो जाता है, तो हमें du इज इक्वल टू टी डी एस प्राप्त होता है। तो डी यू अपॉन डी एस वी इज इक्वल टू टी प्राप्त होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। और हम अवकलन के गुणधर्म से जानते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई एक्स। अवकलन के गुणधर्म से हम इस इक्वेशन को जानते हैं। तो यहाँ से हम v और s के रूप में हम इक्वेशन को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो डेल वी डेल अपॉन डेल वी डेल यू अपॉन डेल एस वी और s इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वी एस वी। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है। यहाँ से हम डेल यू अपॉन डेल एस वी और डेल यू अपॉन डेल वी एस की वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करते हैं, तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एस की वैल्यू हमें टी प्राप्त होता है और डेल यू अपॉन डेल वी एस की वैल्यू माइनस पी प्राप्त होता है। तो इस दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम अवकलन के गुणधर्म में इक्वेशन को ऐड करने के पश्चात हमें इस प्रकार से डेल टी अपॉन डेल वी एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी इक्वेशन प्राप्त होता है। यही मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट लॉ को नोट्स की सहायता से देख लिया है। तो हम सेकंड मैक्सवेल की इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड मैक्सवेल का इक्वेशन है हेल्महोल्ट्ज़ युक्त ऊर्जा F। तो इसको आपको याद रखना है कि F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है, हेल्महोल्ट्ज़ युक्त ऊर्जा के रूप में है। यहाँ से हम इसका अवकलन करते हैं तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। एक बार हम s का अवकलन करते हैं और एक बार हम t का अवकलन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अवकलन समीकरण प्राप्त होता है। तो हम ऊष्मागति के फर्स्ट नियम और सेकंड नियम से हम जानते हैं कि टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है। यहाँ से हम टी डी एस की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, तो हमें डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी प्राप्त होता है। यहाँ से डी यू से डी यू कट जाता है, तो हमें डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ से वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ से वॉल्यूम को कांस्टेंट मानने के बाद यहाँ से पी डी वी की वैल्यू 0 हो जाता है, तो हमें डी एफ इज इक्वल टू माइनस एच डी टी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से डेल एफ अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू माइनस एस प्राप्त होता है, क्योंकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया है। तो इस प्रकार का इक्वेशन हमें प्राप्त होता है, जिस इक्वेशन में हम फर्स्ट नाम देते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम टी को कांस्टेंट करते हैं तो यहाँ से हमें एच डी टी की वैल्यू 0 हो जाता है, तो हमें डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी इक्वेशन प्राप्त होता है। यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू माइनस पी प्राप्त होता है, क्योंकि हमने टी को कांस्टेंट लिया है। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमें प्राप्त होता है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देते हैं। यहाँ से अवकलन गुणधर्म से हम जानते हैं कि इस प्रकार से हमें इक्वेशन प्राप्त होता है। यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वी टी और डेल एफ अपॉन डेल टी वी की वैल्यू हम यहाँ ऐड करते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। डेल पी अपॉन डेल टी वी और इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वेशन प्राप्त होता है। यही मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं।
तो मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन है कि एंथैल्पी H। तो आपको यहाँ से याद रखना है एंथैल्पी की वैल्यू, आपको एंथैल्पी याद रखना है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। यहाँ से इसका अवकलन करने के बाद डेल डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। एक बार हम पी का अवकलन करते हैं, एक बार वी का अवकलन करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास अवकलन समीकरण प्राप्त होता है। तो हम ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम और सेकंड नियम से हम जानते हैं कि टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है। यहाँ से हम डी यू को पक्षांतर करने के बाद पी डी की वैल्यू प्राप्त करते हैं और पी डी की वैल्यू हम यहाँ ऐड कर देते हैं। ऐड करने के पश्चात यहाँ से डी यू से डी यू कट जाता है, तो इस प्रकार से हमारे पास डी एच की वैल्यू प्राप्त होता है टी डी एस प्लस वी डी पी। उसी प्रकार से हम यहाँ एस को कांस्टेंट मानते हैं, तो टी डी एस की वैल्यू 0 हो जाता है और हमारे पास डी एच अपॉन डी पी एस की वैल्यू वी प्राप्त होता है, क्योंकि एस को हमने कांस्टेंट माना है। तो इक्वेशन 1 इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम इसी प्रकार से हम पी को कांस्टेंट मानते हैं, तो वी डी पी की वैल्यू 0 हो जाता है। तो हमारे पास डी एच इक्वल टू टी डी एस प्राप्त होता है और डेल एच अपॉन डेल एस पी इक्वल टू 2 प्राप्त होता है, क्योंकि पी को हमने कांस्टेंट माना है। और अवकलन गुणधर्म से हम जानते हैं कि इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होता है। और यहाँ हम डेल एच अपॉन डेल पी एस और डेल एच अपॉन डेल एस की वैल्यू ऐड करने के पश्चात हमारे पास मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनके चारों संबंधों को आपको व्युत्पन्न करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रेडी करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे एग्जाम में मैक्सवेल के अनुप्रयोग पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से आपके मैक्सवेल के अनुप्रयोग भी आपको रेडी करना है। मैक्सवेल के अनुप्रयोग के रूप में आपसे क्लासियस क्लोपन समीकरण पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि क्लासियस क्लोपन किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। तो हम मैक्सवेल के द्वितीय संबंध से हम जानते हैं, जैसे कि हमने मैक्सवेल के 4 संबंधों को व्युत्पन्न किए हैं, तो उसमें से हम द्वितीय संबंध से हम जानते हैं कि डी एस अपॉन डी वी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी वी होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। तो समीकरण 1 को हम दोनों तरफ से टी से गुणा करते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होता है टी डी एस अपॉन डी वी टी इज इक्वल टू टी डी पी अपॉन डी टी वी प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि टी डी एस अपॉन डी पी को हम डी क्यू अपॉन डी वी अपॉन टी के रूप में हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त होता है। तो समीकरण सेकंड से हम एल एच एस में स्थित पद डी क्यू अपॉन डी वी से हम बताते हैं कि डी क्यू ऊष्मा बिना ताप में परिवर्तन किए निकाय के आयतन में परिवर्तन करता है। यह घटना अवस्था परिवर्तन के समय होती है, जैसे ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस। हम जानते हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय इकाई द्रव्यमान के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अतः यदि द्रव्यमान इकाई हो तो हम डी क्यू को एल मान लेते हैं और आयतन परिवर्तन को हम V2 माइनस V1 मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम डी क्यू और डी वी की वैल्यू हम ऐड करने के बाद हमारे पास एल अपॉन V2 माइनस V1 इज इक्वल टू टी डी पी अपॉन डी टी प्राप्त होता है। यहाँ से हम टी को पक्षांतर करते हैं, तो हमारे पास डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी माइनस V2 माइनस 1 प्राप्त होता है। तो यही क्लासियस क्लोपन समीकरण है। ये क्वेश्चन भी आपसे सेक्शन बी में पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायिकता व एंट्रोपी के मध्य संबंध। ये क्वेश्चन भी बार बार यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम नोट्स की सहायता से देख लेते हैं। तो यदि किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा डी क्यू हो, तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी का संबंध हम निम्न प्रकार से लिखते हैं डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, जहाँ टी परम ताप है। एक इक्वेशन आपको और याद रखना है कि यदि क्यू ऊर्जा पर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या W हो, तो हम जानते हैं कि प्राचलक बीटा निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। ये आपको याद रखना है कि डी log W अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू बीटा है, जहाँ बीटा हम जानते हैं कि 1 अपॉन के टी होता है। यहाँ से सेकंड और थर्ड इक्वेशन नंबर हमें प्राप्त होता है। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड से हम देखते हैं कि डी log W अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी प्राप्त होता है। यहाँ से टी और क्यू को पक्षांतर करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होता है, जहाँ के डी log W इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी प्राप्त होता है।
इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 1 की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू डी एस है, तो हम डी क्यू अपॉन टी के स्थान पर डी एस की वैल्यू ऐड करते हैं, तो हमारे पास के डी लॉग डब्ल्यू अपॉन डी एस के डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एस प्राप्त होता है। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करते हैं तो हमें एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू प्राप्त होता है, जिसे हम इक्वेशन में 5 नाम देते हैं। यही संबंध उष्मागति के दूसरे नियम की सांख्यिकी की विवेचना करता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस क्वेश्चन को भी आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे 100% इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी इस नोट्स PDF को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सवेल वोल्टेज स्टैटिक्स। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपसे एग्जाम में फर्मी डिराक स्टैटिक्स और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, इनकी तुलना और इनके डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सवेल के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोल्टेज मान कॉनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक फिजिक्स के नोट्स इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करके भी आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।